नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। आईआईटी पटना के नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें आईआईटी पटना के 13 प्रोफेसर शामिल हैं। आईआईटी पटना ने अपनी स्थापना के महज 13 साल में कामयाबी का परचम लहराया। आईआईटी पटना का लहराया परचम। दुनिया के चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल 13 प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड की सूची में मिला शीर्ष स्थान। आईआईटी पटना के ये 5 प्रोफेसर हैं: डॉक्टर सौम्य ज्योति रे, डॉक्टर कराली पात्र, डॉक्टर प्रतिभा दास, डॉक्टर अमरनाथ हेगड़े और डॉक्टर अनिर्वाण भट्टाचार्य। हम आपको इनसे क्यों मिलवा रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। ये वो प्रोफेसर हैं जिनका नाम दुनिया भर के 2% वैज्ञानिकों में शामिल है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर के आधार पर हर साल दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी करती है। यूनिवर्सिटी की इस साल की सूची में आईआईटी पटना के 13 प्रोफेसर का नाम शामिल है। आप डॉक्टर सौम्य ज्योति रे और डॉक्टर कराली पात्र से खुद सुनिए इनके रिसर्च पेपर में क्या खास है और क्यों इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सूची में जगह मिली है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और हमारे आईआईटी पटना से इतने सारे जो प्रोफेसर्स हैं इनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है और ये जो रिसर्च है ये मतलब दुनिया की जो कटिंग एज जो रिसर्च चल रहा है आजकल उससे एकदम सेम लेवल पे ही है और हम लोग बहुत ही अच्छे दिशा में हैं और इसको हम लोग अगर सही तरीके से लेके जाए तो इसमें देश का भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और मेरा रिसर्च लैब में हम लोग माइक्रो मशीनिंग का काम करते हैं। तो उसमें जैसे बायो इम्प्लांट जो हमारा पास अभी आ रहा है तो उसमें हम लोग उसके ऊपर टेक्सचर्ड सरफेस जनरेट करके उसका और भी मतलब परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट कर रहे ताकि उसका लाइफ और भी ज़्यादा हो और कॉस्ट भी उसमें हम लोग कम कर सकते हैं। अब मैथ के प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा दास और सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डॉक्टर अमरनाथ हेगड़े से सुनिए इनके रिसर्च पेपर में खास क्या है। देखिए, मेरा जो काम है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का है, बट इसमें पहले तो एप्लीकेशन आता है जो आप दुनिया में देखते हैं, उसका मॉडलिंग करना पड़ता है और उसके मॉडलिंग के बाद कैसे सॉल्व करना पड़ता है वो भी हम लोग देखना पड़ता है। उसके बाद जाके सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो वो सॉफ्टवेयर आप लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो उसके पीछे क्या है वो सब आपको देखने में नहीं मिलता है। वो सब काम आईआईटी वाले या तो मैथमेटिक्स वाले या तो कोई और मॉडलिंग वाली ये सब लोग करते हैं। मेरा रिसर्च एरिया है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। उसका मतलब हम लोग सॉइल बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। सॉयल बिहेवियर यानी हम दर्शक को बताना चाहेंगे, सॉयल बिहेवियर ये हुआ कि यानी जो मिट्टी, दरअसल भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और ये देखा जाता है कि जो मिट्टी होती है वो कुछ खास फसल के लिए विशेष तरीके से काम करती है। जैसे देखा जाता है कि जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए और गन्ने के लिए काम करती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो जो धान जो होती है उसके लिए काम करती है। तो इन्होंने जो काम किया है वो सॉइल के इसमें किया है, मिट्टी को लेकर काम किया है। सर ये क्या है, आगे बताइए आप मुझको। ये एक्चुअली क्या होता है, मैं वाइब्रेशन के ऊपर काम करता हूँ। तो सपोज एक ट्रेन मूव होते रहता है, उसके पास वाइब्रेशन डेवलप होता है, उससे क्या होगा, नियर बाई बिल्डिंग्स में क्रैक आ सकता है। तो मेरा रिसर्च है कि उसको कैसे कम करें, वो वाइब्रेशन को कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर मेरा रिसर्च था, वही इसमें आया। डॉक्टर अनिर्वाण भट्टाचार्य से जानिए इनके रिसर्च की क्या उपयोगिता है। मेरा रिसर्च, हमारे लैब में जो हम काम करते वो मोस्टली मेटल का जो जॉइनिंग होता है या तो शीट मेटल को जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं उसको डिफॉर्म करते हैं, या तो कोई प्रोसेस से जब कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो वो बाद में कैसे बिहेव करता है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान उसमें बहुत से चेंजेस आते हैं। तो इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी कंपोनेंट हम बना रहे हैं उस कंपोनेंट की सर्विस लाइफ अच्छी हो। और प्रोसेस को हम एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि उस प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस कैसे बिहेव करता है वो हमें पता चले, ताकि उसकी एप्लीकेशन विंडो मतलब वो और ज़्यादा मटेरियल्स के लिए अप्लाई किया जा सके। ये आसान शब्दों में ये बताइए कि आखिर ये क्या है जो आखिर ये है कि जब आपके पास कोई कंपोनेंट होता है, कोई भी सामान जब होता है तो आप देखेंगे उसमें
कोई सिंगल पीस का कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है। तो मटेरियल भी जब ज्वाइन करना होता है तो उसका कुछ तरीके होते हैं, जैसे वेल्डिंग होती है या तो अदरवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग होते हैं। तो उस ज्वाइनिंग से जब आप दो मेटल को, अलग अलग मेटल का भी आप जब ज्वाइन करते हैं तो वो उस ज्वाइनिंग जगह में उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो उसको अब जब हम बाद में यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा, कब फेल कर जाएगा, तो उसका जो मैकेनिक्स है वो हम डेवलप करते हैं या तो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसकी जो सर्विस में आप जब यूज़ करेंगे उस पार्ट्स को तो उसकी लॉन्गर सर्विस लाइफ हो। या तो जब प्रोसेस को भी है, प्रोसेस को हम कैसे कंट्रोल करें ताकि इस प्रोसेस की एप्लीकेशन विंडो थोड़ा ज़्यादा बढ़े, मतलब और ज़्यादा मटेरियल्स के लिए हम उसको सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए, रिजेक्शन कम हो, कंपोनेंट अच्छे बने। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो आपका जो नाम आया है सर, क्या रिएक्शन था, आपको पता चला और कैसे? ये तो अच्छी बात है कि हम काफ़ी लोग हैं, जो हमारे लैब में जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन सब का कड़ी मेहनत है, जिन्होंने अच्छा काम किया है कि और वो कुछ अच्छे जर्नल में पब्लिश कर पाए। हम आईआईटी पटना के ये प्रोफेसर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सकता है। हम लोग मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, आपको माइनिंग से वगैरह काफ़ी वेस्ट, थाउजेंड्स ऑफ टन वेस्ट होता है, तो उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकता है। आप अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुने हो। तो मेरा और एक जो टॉपिक में वर्क कर रहा हूँ वो वेस्ट मटेरियल को कैसे रीयूज़ करें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में रीयूज़ करके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करें। इनका ये भी कहना है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भरमार है, इस पर भी काम चल रहा है। सर, देखा जाता है कि फ्रिज है उसका वो 6 साल के बाद कबाड़ बन जाता है, वॉशिंग मशीन है उसकी जो बाहरी पार्ट्स होते हैं वो कबाड़ बन जाते हैं, टेलीविज़न है वो एक प्रकार से कबाड़ ही बन जाता है। सर क्या मतलब कि, और देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर जो एक प्रकार से वातावरण में कहीं न कहीं जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। सर कैसे आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वच्छ हवा में सांस ले सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, लगातार नई मशीनें बन रही हैं, तो वो उसके साथ साथ कबाड़ का भी एक बड़ा अंबार लग रहा है। सर क्या मानते हैं आप इसको लेकर? ये काफ़ी बड़ा रिसर्च एरिया है, इसके ऊपर ज़रूर है कि रिसर्च हो जाए। इसको आप जैसे बोले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी काफ़ी हद तक भारत में फैला हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी वर्क हो रहा है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके जो कंबाइंड रिसर्च होता है उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो ये हमारे साथ उन लोगों की टीम थी जिन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में एक शानदार काम किया है। कुछ जो नई बातें यहाँ के पता चली है वो ये है कि जो हमारे बीच जो ये प्रतिभावान जो प्रोफेसर्स हैं, कुछ लोगों ने सॉइल मैनेजमेंट में काम किया है, तो कुछ लोगों ने जो है वो जो काम किया है जो वेस्ट मैनेजमेंट है। हम देखते हैं कि जो अस्पताल के बाहर भी जो कचरा होता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है, उसी तरीके से जो गैरेज होते हैं या जो बड़ी कंपनी होती है उसके पिछले हिस्से में कबाड़ का अंबार लगा रहता है। उससे कहीं न कहीं जो हमारा जो वातावरण है, उससे कहीं न कहीं जो हमारा जो पर्यावरण है वो उसका जो है नकारात्मक असर उस पर्यावरण पे पड़ता है। आईआईटी के पटना के जो प्रोफेसर्स हैं वो फिलहाल इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेस्ट जो कबाड़ जो निकलता है किसी भी कंपनी से, किसी भी विनिर्माण क्षेत्र से, उससे जो निकलने वाला जो असर होता है, जो नकारात्मक जो प्रभाव होता है, उसे हम किस तरीके से कम करें। और इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने ये बताया कि जब शहरों के बीच से जब ट्रेन गुजरती है तो जो इमारतों में जो कंपन पैदा होती है उसकी जो उसका जो असर होता है, उस कंपन को कैसे कम किया जाए, इस पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आईआईटी पटना ने और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, मात्र इस 13 साल की जो एक छोटी सी अवधि है उस दौरान इन लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। और इसी शानदार काम का परिणाम ये है कि अमेरिका की जो प्रसिद्ध जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने जो दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक की जब सूची जारी की तो अकेले उसमें 13 सिर्फ आईआईटी पटना के प्रोफेसर शामिल हैं। आईआईटी पटना में सोलर एनर्जी पर भी रिसर्च जारी है, जिसे ग्रीन एनर्जी या भविष्य की एनर्जी भी कहते हैं, और ये आने वाले दिनों में आम जनजीवन को सुलभ बनाएंगे। आईआईटी पटना के छात्र हो या प्रोफेसर हो, ये लगातार नई रिसर्च पे काम कर रहे हैं और इन्होंने जो रिसर्च किया है वो कहीं न कहीं देश और दुनिया के काम में भी वो उसका इस्तेमाल हो रहा है।
हम इस वक्त खड़े हैं आईआईटी पटना के एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब में और ये आपको ये मंजर बता देगा कि ये जगह कौन सी है। आप देखिए जो वायर है, जो सेमीकंडक्टर है और जो दूसरे जो लैब के जो उपकरण होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और कुछ छात्र हैं जो पीएचडी करके यहाँ पे जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आज हम आपको एक छात्र और एक छात्रा हम इनसे आपका परिचय कराएंगे। और ये जो रिसर्च कर रहे हैं, दरअसल ये रिसर्च बड़े काम की ये रिसर्च है। हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है सोलर एनर्जी का तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारतवर्ष में अभी जो 70% जो हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कोयले से मिलती है। जो केंद्र सरकार है उनकी भी कोशिश है कि लोग जो है जो सोलर एनर्जी और जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक छात्र है हमारे साथ जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से हैं और ये भी आप देखेंगे कि ये भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सूर्य प्रकाश हैं। सूर्य प्रकाश, बताइए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे काम में किस तरीके से आएगी? जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ कैसा है कि अभी नॉर्मली नॉन लीनियर लोड जो उससे होता है उससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। टीएचडी सब आते हैं तो उस टाइम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्वर्टर से कंट्रोल स्ट्रेटजी डेवलप किया जाता है। और सोलर उसके बाद सोलर एनर्जी जो यूज़ करते हैं वो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है। तो एज पर स्टैंडर्ड्स 5% से ज़्यादा हार्मोनिक्स इंजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो भी लोड्स होंगे वो कंपनसेट करते हुए सोलर एनर्जी को हम भेजते हैं। वो सेटअप है, वो 3-फेज सेटअप। दरअसल सूर्य प्रकाश ये बताना चाह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी का हम बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें और उसका बहुआयामी इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उसमें और क्या सुधार हो सकता है, इस चीज़ को लेकर सूर्य प्रकाश काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ सूर्य प्रकाश थे। अब हमारे साथ कोलकाता की एक छात्रा हैं और ये जो रिसर्च कर रही हैं, इनके जो रिसर्च का जो विषय है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं जो उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो देखा जाता है कि थोड़ी कम होती है। ये जो है छात्रा है ये इस चीज़ पे काम कर रही है कि ये एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा रिसर्च पूरे देश और दुनिया का देना चाहती है जिससे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो जल्द से जल्द चार्ज हो। ये बताइए, आप खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मैं पियाली पाल, मैं कोलकाता से हूँ और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का फास्ट चार्जिंग के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे कि हमें पता है कि चार्जिंग टाइम अभी मतलब जो कोई भी हो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 4-5 घंटे में चार्ज होता है या फिर ऐसा। तो अगर हमें प्रॉपरली रिप्लेस करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब IC ड्रिवन इंजन के साथ, तो हमें क्या लगता है कि जो हमारा पेट्रोलियम फ्यूल है वो रिफ्यूल करने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चार्जिंग का टाइम लेता है। तो अगर हम उसे फास्ट चार्जिंग कर ले तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या, जैसे वो ई रिक्शा आता है या फिर जो कार जो हम देख रहे हैं, क्या है उसमें, है क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल ई रिक्शा अभी तो कार तो बहुत सारे मॉडल्स तो अवेलेबल ही है और हम यहाँ पे लेबोरेटरी में तो प्रोटोटाइप ही डिज़ाइन कर पाएंगे। तो हमारा कोशिश यही होगा कि प्रोटोटाइप में दिखाना कि कैसे फास्ट चार्जिंग हो सकता है। तो खास बात ये है कि हम जिस लैब में एडवांस इलेक्ट्रिक लैब में खड़े हैं, खास बात ये है कि ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जो आपको उपकरण दिखाई दे रहे हैं, ये सीधे जो है जो हमारी जो केंद्र सरकार है उसके जो विभाग है उसने इसको फंड किया है, उसने उसको कहीं न कहीं एक आर्थिक रूप से मदद की है। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर सके। हमारे हाथ में आज जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल से लेकर एरोप्लेन तक जिसका भी इस्तेमाल करते हैं वो कहीं न कहीं आविष्कार और रिसर्च का परिणाम है। हमारे साथ जो इस लैब के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पे कितने बच्चे अभी फिलहाल कौन से रिसर्च पे काम कर रहे हैं? अभी तो 7 PhD स्टूडेंट है। तो हम लोग बहुत डिफरेंट एरिया में काम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का या और एक सोलर और विंड पावर को कैसे हम कनेक्ट करेंगे ग्रिड के साथ, जैसे बिना पॉल्यूशन के साथ। पॉल्यूशन जब हो जाता है, हम जब इन्वर्टर लगा देते हैं वहीं पे पॉल्यूशन हो जाता है ग्रिड में, जो पावर में, उसको कैसे हम पॉल्यूशन फ्री पावर इंजेक्ट करेंगे, ग्रिड के साथ देंगे, वही चीज़ होता है।
और बहुत सारी चीज़ होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी एक्सेल फ्लक्स मोटर जी एक बना रहे हैं, जो कि इंडिया में पहली बार यहाँ पर डिजाइन हुआ है। अभी 1-2 महीना के अंदर पेटेंट भी उसको डालेंगे। ये भी पेटेंटेड है, ये भी इंडिया गवर्नमेंट द्वारा पेटेंट मिला है। वो जो इंडक्शन मोटर हम लोग डिजाइन किए हैं, क्योंकि ये कोई भी इंडक्शन मोटर अभी तक 80-90% एफिशिएंसी में अभी तक बना नहीं, यहाँ पर पहली बार बना है। आईआईटी पटना की स्थापना साल 2008 में हुई थी और 13 साल में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की। प्लेसमेंट के मामले में भी आईआईटी पटना ने रिकॉर्ड बनाया। यहां पिछले साल एक छात्र को 54 लाख की नौकरी मिली। दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां के छात्रों का चयन करती हैं। कोरोना काल में भी ऑनलाइन कैंपस के जरिए छात्रों को लाखों की नौकरी मिली। 2012 से हमारे संस्थान के बच्चों ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया है और उसके बाद से लगातार हमें यह देखने को मिल रहा है कि आईआईटी पटना में पार्टिसिपेट करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज़, पीएसयूज़ एंड स्टार्टअप कंपनीज़ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो हमारे संस्थान में करीब 125 कंपनियों ने हमारे बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट में मौका दिया है और चूँकि पैंडेमिक के कारण हम लोगों ने पूरी प्लेसमेंट प्रक्रिया वर्चुअल मोड में की थी। अगर महत्वपूर्ण कंपनियों की बात की जाए तो हमारे संस्थान में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, स्प्रिंकलर, मीडियानेट, अरिस्टा और पीएसयूज़ यूनिट की बात की जाए तो IOCL, HPCL, REC, DRDO, इस तरह की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं हमारे बच्चों को प्लेसमेंट का मौका देती है। आईआईटी पटना की जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, बच्चों की प्रतिभा में निखार ले आने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। हम यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़, मॉक सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरह से बच्चों की जो प्रतिभा है उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम बच्चों को लगातार नर्चर करते हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा आयोजित प्लेसमेंट प्रक्रियाओं में अब बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब एक नजर डालिए आईआईटी पटना के छात्रों को कंपनियों की ओर से हर साल कितने ऑफर मिल रहे हैं इस पर। साल 2012-13 में 83, साल 2013-14 में 71, साल 2014-15 में 110, साल 2015-16 में 136, साल 2016-17 में 163, साल 2017-18 में 192, साल 2018-19 में 210, साल 2019-20 में 202 और साल 2020-21 में 239। आईआईटी पटना इनोवेशन को खास तौर पर बढ़ावा दे रहा है। सर, एक सवाल आपसे ये है कि देखा जा रहा है कि रोज़ाना नई जो रिसर्च है वो सामने आ रही है, रोज़ाना नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आ रही है। कोई नई अगर किसी नई कंपनी का अगर मोबाइल भी लॉन्च होता है तो उसमें कुछ नए फीचर्स होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं सर कि बदलते ज़माने के साथ, बदलते हर दिन के साथ यहाँ पे किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार की नई ट्रेनिंग आप देते हैं? देखिए, आईआईटी पटना जो है नवाचार, इनोवेशंस को काफ़ी महत्व देती है और चूँकि हमारे एलुमनाई विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख कंपनियां हैं वो उसमें वो काम कर रहे हैं, तो हम लोग बच्चों से लगातार फीडबैक लेते रहते हैं और उसके साथ साथ जो HR मैनेजर हैं और कंपनी के जो सीनियर पोजीशंस पे जो लोग एम्प्लॉई हैं उनके साथ भी हम लोग कई तरह के वर्चुअल मोड में या फिजिकल मोड में, चूँकि अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो हम सारे प्रोसेस वर्चुअल मोड में ही कर रहे हैं, तो हम लोग रेगुलर सेमिनार्स और वेबिनार्स करते हैं। तो इस तरह से हमें कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा फीडबैक मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली इंटरनली हम बच्चों के रेगुलर मॉक सेशंस और मॉक इंटरव्यूज़ प्लान करते हैं। कुछ हम लोग ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट तरीके से अपग्रेड हो रही है, तो हम लोग, हमारे बच्चे जो कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कोडिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और लगातार हम बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं ताकि उनके परफॉर्मेंस में सुधार हो। और यही कारण है कि हमारे बच्चा जब फाइनल कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठता है तो उनका रिजल्ट बेहतर होता है। आईआईटी पटना के छात्रों की औसत सैलरी की बात करें तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। साल 2013-14 में 8,05,000, साल 2014-15 में 8,63,000, साल 2015-16 में 9,32,000, साल 2016-17 में 9,93,000, साल 2017-18 में 11,12,000,
साल 2018-19 में 13,05,000, साल 2019-20 में 14,76,000, साल 2020-21 में 17,13,000 औसत सैलरी रही। वहीं प्लेसमेंट के लिए आने वाली अलग अलग सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो सबसे ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी में 31%, फाइनेंस में 9%, ट्रेनिंग एंड रिसर्च में 9%, ई कॉमर्स में 6%, कंसल्टिंग में 5% और ऑटोमोबाइल में 2%। पिछले एक दशक में ये देखने को मिला है कि लगातार बच्चों की मीडियन सैलरी, एवरेज सैलरी और हाईएस्ट पैकेज में लगातार ग्रोथ हो रहा है। अगर बात करते हैं कि रिसेंटली जो 2021 में बैच ग्रेजुएट हुई है तो हाईएस्ट पैकेज 54.57 लाख पर एनम था और बीटेक के बच्चों की जो एवरेज सैलरी थी लगभग 17 लाख से ज़्यादा थी। एमटेक के बच्चों की एवरेज सैलरी 12 लाख से ज़्यादा और एमएससी में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उनकी सैलरी लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा थी। और हमारे यहाँ जो कंपनीज आती है जो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए वो आईटी एंड कंसल्टिंग, रिसर्च, कोर सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन सारे क्षेत्रों से कंपनियां हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। आईआईटी पटना के कैंपस को मिनी इंडिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर सूबे के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताइए कि आप मुर्शिदाबाद से बंगाल से बिहार आई हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको जो आईआईटी पटना में क्या दिनचर्या रहती है, क्या शेड्यूल रहता है, कैसे पढ़ाई होता है आपका? मैं एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का। यहाँ पर अभी तक तो हमारा ऑनलाइन में क्लास हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन में हमारे लैब में रोज़ लैब करते हैं यहाँ पर आके। और ऐसे ही मतलब आगे क्या करना चाहती है? क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पिछले साल जो कैंपस सिलेक्शन हुआ है वो 54 लाख तक का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। आप क्या करना चाहती हैं? क्या एम्प्लॉय बनना चाहती है, एम्प्लॉयर बनना चाहती हैं? हाँ, मेरा अभी तक कैंपस के प्लेसमेंट में इतना भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आफ्टर माय एमएससी आई विल बी इंटरेस्टेड टू डू माय पीएचडी। पीएचडी करेंगी आप? यस। और इवन अगर ये नहीं होता है तो आफ्टर डूइंग माय एमएससी मैं गेट के थ्रू जो पीएसयू का जॉब होता है इसके लिए अप्लाई करूँगी। एक्चुअली सीनियर्स गाइड करने के लिए होते हैं बेसिकली, एंड वो बताते हैं कि उनसे भी अच्छा परफॉर्म कैसे करना है आगे लाइफ में भी और कॉलेज में भी। तो अभी बेसिकली जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो दे टीच अस हाउ टू गिव आवर 100%। जी, मैं यहाँ शोध छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर। तो हम लोग एक हर रिसर्च स्कॉलर जो है एक रिसर्च पे प्रॉब्लम पे काम करता है और हम लोग ग्रेजुएट करने के बाद यूजुअली रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं एज साइंटिस्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स। तो ये हम लोग का इस निकलने के बाद ये हम लोग किसका स्कोप रहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं जाने के लिए ट्राई करूँगा। अदरवाइज पोस्ट डॉक के लिए आउट ऑफ इंडिया में जाने का प्रयास करूँगा। आईआईटी पटना लगातार कामयाबी की ओर अग्रसर है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की सूची में भी आईआईटी पटना को 19वां स्थान मिला है। बेहतर रिसर्च के चलते ही ये तमगा हासिल हुआ है। एक छोटी सी अवधि में आईआईटी पटना ने सफलता और रिसर्च और प्लेसमेंट के मामले में एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।